के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रागली समीकरण और आज हम लोगों का टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, इससे संबंधित सूत्रों को जानेंगे और इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, क्या है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? क्या है ये ला? बच्चों ये ला कहता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये बात साबित हो गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण भी है और तरंग भी है। समझ में बात आ रही है? और ये किसके द्वारा साबित हुआ था? जो डी ब्रागली समीकरण था उसके द्वारा ये बात साबित हो गया था कि इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो जैसे उसकी खोज हुई तरंग के बारे में, जैसे ही मालूम हुआ तो उससे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया। तो उसी में हाइजेनबर्ग भी थे। इन्होंने कहा कि यदि कोई कण गतिशील है, यानी कोई कण जो है यदि वो गतिमान है, वो कण मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यदि कोई कण गतिमान है तो उसकी स्थिति और उसके संवेग, फिर से एक बार सुनिए, यदि कोई कण गतिमान है, वो कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नाभिक के बाहर जो है वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान है तो उसका जो संवेग होगा, ठीक है, वो और उसकी जो स्थिति होगी, यदि दोनों को एक ही साथ मेजर किया जाए, मापा जाए या उसका निर्धारण किया जाए, तो दोनों को हम लोग एकदम शुद्ध रूप से एक साथ नहीं माप सकते हैं। समझ में बात आई? एक सही यदि आएगा, एक शुद्ध आएगा, तो दूसरे में कुछ न कुछ त्रुटि हो जाएगी, दूसरे में कुछ न कुछ अनिश्चितता हो जाएगी। और यही कारण है कि सिद्धांत को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। यदि आपने उस कण की स्थिति को सही, उस गतिमान कण की स्थिति को सही माप लिया तो उसके संवेग में कुछ त्रुटि हो जाएगी, अनिश्चितता हो जाएगी। और यदि संवेग को आपने सही माप लिया तो उसके स्थिति में, उस कण की स्थिति में कुछ त्रुटि हो जाएगी, कुछ अनिश्चितता हो जाएगी। समझे बात आ गई? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि यदि कोई गतिमान कण है तो उसके संवेग और उसके कण की स्थिति को हम लोग दोनों को एक साथ, ध्यान देंगे, दोनों को एक साथ हम लोग शुद्ध रूप से नहीं माप सकते हैं। एक को शुद्ध मापेंगे तो जितना शुद्ध एक को जितना ही शुद्ध मापोगे, दूसरे में उतनी ही अनिश्चितता होगी। समझ में बात आ रही है? इसी को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखी है, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन अथवा गतिशील कण, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह गतिशील कोई भी कण हो सकता है, की स्थिति और संवेग का एक साथ, ठीक है, यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप का मतलब होता है एक्यूरेसी से, यानी एक्यूरेट, यानी उसकी शुद्धता की बात कर रहा है, उसका जो मान आएगा उसकी शुद्धता की बात कर रहा है कि यथार्थ रूप में निर्धारण करना असंभव है। क्या है? असंभव है। यानी एक को यदि सही मापोगे तो दूसरे में त्रुटि होगी, दूसरे में अनिश्चितता होगी। इसको सही मापोगे तो इसमें अनिश्चितता होगी, इसको जितना सही मापोगे उसमें उतना अनिश्चितता होगी, इसको सही मापोगे तो इसमें अनिश्चितता होगी। आइए इस सिद्धांत को गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है उसको जानते हैं। बच्चों इस समीकरण को इस सिद्धांत को गणितीय रूप में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन। क्या लिखा जाता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन h अपान 4 पाई। इस सिद्धांत को गणितीय रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? डेल्टा एक्स मतलब होता है स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, ये होता है स्थिति में अनिश्चितता। और जो डेल्टा पी है, पता है आपको, पी से संवेग को डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा पी बराबर होता है बच्चों संवेग में अनिश्चितता। किसमें अनिश्चितता? संवेग में अनिश्चितता। तो इसका, इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ? इस फार्मूले का मतलब ये बच्चों
कि जो स्थिति में अनिश्चितता होगी और जो संवेग में अनिश्चितता होगी उसका गुणनफल या तो h/4 के इक्वल होगा या इन दोनों का गुणनफल h/4 के से ज्यादा होगा। समझ में बात आ गई? फिर से एक बार सुनिए, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है कि स्थिति और संवेग को दोनों को एक साथ एक समय में शुद्ध रूप से नहीं मापा जा सकता है। एक को सही मापोगे दूसरे में अनिश्चितता हो जाएगी, दूसरे में कुछ त्रुटि हो जाएगी। एक को जितना शुद्ध मापोगे दूसरे में उतनी ही ज्यादा त्रुटि होगी। तो इस सिद्धांत को जब गणितीय फॉर्म में लिखा गया इस रूप में लिखते हैं इसको डेल्टा x क्या है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा p क्या है संवेग में अनिश्चितता। इन दोनों का जो गुणनफल होगा या तो h/4 से ज्यादा होगा या तो h/4 के बराबर होगा। समझ में आ गया सबको? तो ये है बच्चों हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको चाहे तो आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डेल्टा x इंटू डेल्टा p। अभी इक्वल के रूप में क्योंकि सवाल वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक तो मानना पड़ेगा, तो ये बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यदि बराबर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बराबर h/4। h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट होता है, इसको मैंने पीछे भी बताया था, इसका मान भी नोट करवाया था आपको। तो ये है बच्चों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब इसको इस सिद्धांत को हम इस इक्वेशन के माध्यम से चाहें तो साबित भी कर सकते हैं कि ऐसा ही होता है। स्थिति को सही मापेंगे तो संवेग में अनिश्चितता होगी और संवेग को सही मापेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। कैसे, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि जो संवेग है बच्चों, जो संवेग है, अच्छा इसका एक परिवर्तित रूप आपको चाहे तो और लिख सकते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस फार्मूला को चाहे तो आप द्रव्यमान गुणे वेग वाले रूप में भी यहाँ से p हटा के आप चाहो तो लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इजिकल टू h/4। ठीक है, इस फार्मूला को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी फार्मूले का ज्यादातर उपयोग होता है। इस पे आधारित सवाल लगाए जाते हैं उनमें इसी फार्मूले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो आइए हम लोग क्या साबित करना चाह रहे थे कि यदि मान लो हमने स्थिति को सही मेजर कर लिया या संवेग को सही मेजर कर लिया तो देखा जाए कि किसी दूसरे में, यानी एक को मेजर किए तो दूसरे में कैसे त्रुटि आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आइए चेक करते हैं। हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि किसी कण का संवेग हमने एकदम एक्यूरेट माप लिया, किसी कण का संवेग हमने एक्यूरेट माप लिया, तो दैट मींस यही हुआ कि जो डेल्टा p है यानी संवेग में जो अनिश्चितता है वो तो जीरो हो गई। समझे बात आई? जब संवेग को एकदम सही मान लेंगे तो जो उसमें त्रुटि या अनिश्चितता है वो तो जीरो हो गया, अर्थात डेल्टा p की वैल्यू कितना हम लोग ले लें, जीरो। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है कि संवेग में अनिश्चितता नहीं है, संवेग हमने क्या कर लिया, बिल्कुल सही माप लिया है। तो जरा इस फार्मूला से चेक किया जाए, डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बराबर होगा h/4 और ये इस फार्मूला से डेल्टा p को उधर ले जाएंगे, डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से एक को उधर भेजना पड़ेगा, तो डेल्टा p को उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा p। सबको समझ में आ रहा है? अब हमने क्या किया है कि डेल्टा p की वैल्यू कितना ले लिया है, जीरो, इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं, और डेल्टा p क्या है, त्रुटि है, तो त्रुटि है ही नहीं तो इसका मान तो जीरो हो गया। तब ये मान यहाँ पे जीरो रखोगे, h/4 इंटू जीरो, डेल्टा p की जगह क्या रख दिया, जीरो। और आप सबको पता है कि जीरो से किसी भी मान में यदि आप भाग दोगे तो उसका मान कितना आता है, उसका मान आता है बच्चों इनफाइनाइट, अनंत आता है। तो आप बताओ कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, अनंत। डेल्टा x क्या है, स्थिति में अनिश्चितता। तो जब आपने संवेग को बच्चों सही माप लिया, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, तो स्थिति में त्रुटि देख रहे हो कितनी आ रही है, थोड़ी मोड़ी नहीं, अनंत त्रुटि आ रही है। समझ में आ गया सबको? तो यही हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि एक को सही मापोगे तो दूसरे में त्रुटि आएगी, जितना ज्यादा सही मापोगे उतना ज्यादा त्रुटि आएगी। हमने एकदम एक्यूरेट माप लिया और एक्यूरेट मापा तो हमने देखा यहाँ पे इस फार्मूले के हिसाब से
कि जो स्थिति में त्रुटि है वो तो अनंत आ रही है। इसी प्रकार से बच्चों यदि आप डेल्टा एक्स को एक्यूरेट मान लो तो डेल्टा एक्स में यानी जो स्थिति में त्रुटि है वो 0 हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से फार्मूले में यदि आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो फिर उसका मान यानी डेल्टा पी का मान अनंत आएगा। यानी स्थिति को आप सही मान लोगे तो जो संवेग में अनिश्चितता या त्रुटि है वो अनंत हो जाएगी। तो आई होप आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसके अनुसार आपको बताया गया है कि यदि कोई गतिशील कण है तो उसके संवेग, ठीक है, उसको जब ऊर्जा भी आप ले सकते हो कि उसके संवेग या ऊर्जा और उसकी स्थिति दोनों को एक साथ एक्यूरेट हम लोग नहीं माप सकते हैं। इसको गणितीय रूप में इस तरीके से लिखा गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। ये जो होता है ये h/4 पाई से या तो अधिक होगा या उसके बराबर होगा। इसको हमने इस रूप में भी लिख लिया, इसको हमने इस रूप में भी लिखा, ठीक है। और इसी पे आधारित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी फार्मूला पे आधारित। इसके अलावा फिर हमने देखा कि हमने मान लिया कि संवेग में कोई त्रुटि नहीं है, यानी संवेग को हमने एकदम सही माप लिया। डेल्टा पी की वैल्यू 0 जब हमने रखे और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली यानी स्थिति में अनिश्चितता निकाला तो हमने देखा कि इनफाइनाइट आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा अनिश्चितता आ रही है। इसी तरीके से यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू हम 0 मान लें तो हमने देखा था, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल निकालेंगे डेल्टा पी जो होगा बच्चों वो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ रही है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। और ठीक इसी प्रकार से डेल्टा पी का मान निकालोगे, डेल्टा एक्स को 0 मान के यानी स्थिति में अनिश्चितता 0 कर दोगे यानी इसको एक्यूरेट माप लोगे तो बच्चों डेल्टा पी का मान इनफाइनाइट है, यानी जो संवेग में अनिश्चितता है वो अनंत आएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे आधारित एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक सवाल मैंने लिखा हुआ है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की गति की अनिश्चितता की गणना कीजिए। किसकी गणना करने के लिए कह रहा है, गति की अनिश्चितता यानी डेल्टा v की गणना करने के लिए बोल रहा है। फिर पीछे फार्मूला मैंने लिखवाया था, यदि उसकी स्थिति की अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम है, कुछ और चीज इसमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.10 किलोग्राम, और इसमें चूंकि फार्मूला में h भी आता है, प्लैंक कांस्टेंट भी आता है, तो उसका भी मान बच्चों यहाँ पे दे रखा है 6.6 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड। तो आइए फार्मूले को अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला भी बताए थे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई, ये बताया गया था। अब इसको परिवर्तित रूप, क्योंकि संवेग तो इसमें दिया नहीं है, तो मैंने कहा था कि संवेग को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी बराबर h/4 पाई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पीछे लिखवाया तो मैंने कहा था सवाल ज्यादातर इसी फार्मूले से लगाया जाता है। अब इसमें आपसे डेल्टा v की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए क्या पूछा है, गति की अनिश्चितता की गणना कीजिए, यानी डेल्टा v इसके मान को आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो डेल्टा v को इधर कर लीजिए, बाकी ये सारा मान उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा डेल्टा v बराबर h बाई, ये इधर है उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू डेल्टा x इंटू m। समझ में आ गया। अब इसमें मान उठा के रख दीजिए जो जो मान दे रखा है। तो क्या क्या मान दिया है जरा देखिए, h का मान कितना होता है, बराबर हो जाएगा 6.6 गुणित 10 की घाते ऋण 34 बटा 4 पाई। 4 पाई के बच्चों में क्या लिखते हैं, 4 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लोग बच्चों मीटर में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे, मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बच्चों 10 के पावर -10 मीटर। समझ में बात आ गई। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो दे रखा है कितना दे रखा है, देखिए स्थिति की अनिश्चितता, और स्थिति की अनिश्चितता किससे बताते हैं, डेल्टा x से।
तो इसका वैल्यू दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि 1 दिया है और 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, तो हम लोग इसको सीधे लिख देंगे गुणे 10 की घाते ऋण 10, ठीक है। तो 1 गुणे 10 की घाते ऋण 31, ठीक है। सारा मान हमने फिर से चेक कर लेते हैं। h की वैल्यू हमने रख दिया 4 गुणे पाई का, यानी पाई का मान 22/7 होता है, तो 4 गुणे 22/7 हमने रख दिया। और इसमें जो स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा x की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया, इसको हमने मीटर में बदल लिया। और जो द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, जो गतिशील कण है, और वो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने रख दिया जो कि प्रश्न में ही दिया था। अब बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 5.76 गुणे 10 की घाते 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी उस इलेक्ट्रॉन की जो गति की अनिश्चितता होगी उसका मान कितना आ गया, 5.76 गुणे 10 की घाते 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार के सवाल यदि आएंगे तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और उससे संबंधित उदाहरण समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इनको अच्छे से पढ़ते रहिए।